सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए सीरीज़ लेकर आई हूं, जिसमें अभी तक पूछे हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका मैं सीरीज़ टॉपिक वाइज लेकर आई हूं। इससे पहले मैंने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के 2 वीडियोज़ करवा चुका है, और उसके बाद मैंने अभी ICT के भी 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, और ये तीसरा वीडियो भी ICT का है। कल के बाद से रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी वीडियोज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चैनल पे मेरे पहली बार जो भी बच्चे आए हैं वो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जो भी वीडियोस देखने हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अभी आज का, निम्नलिखित भंडारण क्षमताओं के सही अवरोही क्रम की पहचान करिए। और ये प्रीवियस ईयर करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। 2019 में, 20 में, 22 में और 23 में 2 बार पूछा हुआ है। तो इसलिए आपको जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से पढ़िए, नहीं है तो मैं जो करवा रही हूँ यहाँ से पढ़िए। तो सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना है घटते हुए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको बैठाना है। सबसे बड़ा है 10 मेगाबाइट्स या 10 टेराबाइट्स या 10 एक्साबाइट्स या 10 योटाबाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 4 3 2 1। सबसे बड़ा आपका 10 योटाबाइट्स होगा, फिर 10 एक्साबाइट्स, फिर 10 टेराबाइट्स होगा, और फिर लास्ट में 10 मेगाबाइट्स हो जाएगा। तो ये इसका सही क्रम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर के चौथे से पहले जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर से आए प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के सही क्रम की पहचान करिए। यानी कि आपको यहाँ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में कौन सा है, उसके पहले कौन था, उसके पहले कौन था, उसके पहले, तो आपको इसको बैठाना है। सबसे पहले आपका आया था वैक्यूम ट्यूब, जो फर्स्ट जनरेशन में आया था। सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आया था, फिर आपका IC चिप आया था, और लास्ट में सबसे जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर उसके बाद का आया था। तो ये आपका सही क्रम है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 2019 में, 20 में, 22 में और 23 में सब में पूछा गया है। तो आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, कंप्यूटर के चौथे से पहले जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर में आए प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन का सही क्रम है। चौथा जनरेशन में आपको माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, जो IC चिप हम जिसको बोलते हैं, और दूसरे जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग, और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट में वेब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयुक्त एकानिक रूप से साउंड फाइल फॉर्मेट होती है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन है WMV, WAV, AVI, MOV या MP3। तो इसका आंसर B हो जाएगा, केवल B और E, WAV और MP3। तो ये क्वेश्चन जो है मुझे भी उतना समझ में नहीं आया है, तो अगर आप में से किसी को आया हो तो आप हमें भी बता दीजिएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि निम्न फाइल फॉर्मेट वेब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयुक्त एकानिक रूप से साउंड फाइल फॉर्मेट कौन सा है, WAV और MP3। MP3 तो समझ में आ रहा है कि ये साउंड फॉर्मेट है, लेकिन WAV के बारे में मैंने नहीं सुना है। तो WAV का अर्थ है वेब फॉर्म होता है, और यह एक साउंड फाइल फॉर्मेट है, जिसे 1991 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM के द्वारा विकसित किया गया था। MP3 एक फुल फॉर्म मेगा MPEG ऑडियो लेयर 3 होता है। MP3 का फुल फॉर्म सुन लीजिए आप लोग भी। तो MPEG ऑडियो लेयर 3 होता है। MP3 एक कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, जो 1990 के दशक के अंत में लोकप्रिय हुआ था। MP3 का फुल फॉर्म मुझे भी पता नहीं था सीरियसली। तो MPEG ऑडियो लेयर 3 होता है, ऑडियो लेयर 3 होता है। कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को विद्युत आपूर्ति बंद करने पर निम्नलिखित में से कौन से हार्डवेयर घटकों से डाटा लुप्त हो जाएगा? ये आपको बताना है, हार्डवेयर से पूछ रहा है। और इसका ऑप्शन देखते हैं। तो पहला संसाधन पंजिका, यानी कि जिसको रजिस्टर्स कहते हैं। द्रुतिका, कैश स्मृति। देखिए आपका इसका हिंदी कितना टफ है। द्रुतिका, कैश स्मृति, SSD, RAM, रैम, और ROM, रोम। तो देखिए निम्न दिए गए विकल्पों में सही उत्तर है इसका D है, A, B और D, यानी कि रजिस्टर्स है, फिर आपका कैश स्मृति है, कैश मेमोरी, और D है रोम। यहाँ से आपका वो गायब हो जाएगा। कंप्यूटर को विद्युत आपूर्ति बंद करने पर संसाधन पंजिका, द्रुतिका, मेमोरी और RAM जैसे हार्डवेयर घटकों से डाटा लुप्त हो जाता है। RAM यहाँ आंसर में दिया है, ROM, अच्छा RM, सॉरी, D में RAM ही है, रैम से गायब हो जाएगा। देखिए रैम से, जैसे मैंने बोला था ना कि रैम मतलब राम होता है, जो कि एक जगह नहीं रहता है, वो इधर उधर चलते रहता है, तो वो यानी कि वो गायब हो जाएगा।
तो राम। और रोम जो है वो रोमियो हमेशा एक ही जगह पे खड़ा मिलेगा, तो वो वहाँ से गायब नहीं होता है कुछ भी, तो वो होता है परमानेंट, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है। और साथ में वो नॉन वोलाटाइल होता है और ये वोलाटाइल होता है रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्कों के निम्नलिखित भिन्न प्रकारों के उनके भौगोलिक क्षेत्र कवरेज के अनुसार सही अवरोही क्रम की पहचान करिए। इसमें भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि वो असेंडिंग पूछ रहा है या डिसेंडिंग पूछ रहा है। तो अवरोही क्रम में इसको लिखना है। MANWAN यानी कि WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और LAN लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बड़ा होता है WAN, या उस नाम से ही समझ रहे हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है। फिर आपका आता है MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर लास्ट में आता है LAN लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरे विश्व में प्रसारित है, और इसकी मदद से विश्व से सभी देश आपस में जुड़े होते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, यह नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। उसके बाद लैन आता है, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क से कम कवर करता है। और लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है। यह घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डों जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को कवर करता है। यानी कि जो बच्चे घर में जो हम लोग लगाते हैं वो लैन का काम करता है, जैसे वाईफाई लगाते हैं ना घर में, या लाइब्रेरी में जो वाईफाई लगा होता है, वो सब लोकल एरिया नेटवर्क से के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर की नीचे दो कथन दिए गए कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में आपको कथन 1 और कथन 2 को पढ़ के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि रोम, कथन आपका स्टेटमेंट है कि रोम ROM अस्थाई मेमोरी है जिस पर लिखा जा सकता है और जिसे पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल एकदम आपको जैसे मैंने बताया था। और मेमोरी की अंतर वस्तु को परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए रोम में रीड ओनली मेमोरी, इसको केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। और तो ये थोड़ा सा देखते हैं क्या है। और नेक्स्ट है हमारा, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी तो होता ही है। जैसे रोम से मैंने बताया था, रोम से रोमियो होता है जो रोड साइड पे खड़ा रहता है, और जो कभी भी आप सुबह जाइए शाम जाइए आपको वहीं पे खड़ा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि वो भागने वाला नहीं होता है और वो अस्थाई मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है अस्थाई मेमोरी होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा होगा रैम, अस्थाई मेमोरी होता है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और मेमोरी की अंतर वस्तु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जबकि ये गलत है। रैम अस्थाई होता है और इसमें ये जो है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसको चेंज किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों गलत है। उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। अब आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर बी ही दे रहा है। रोम रीड ओनली मेमोरी में डाटा पहले से ही फिक्स रहता है और इसमें कुछ नया डेटा नहीं जोड़ सकते हैं। यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है जो डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। इसके 4 प्रकार होते हैं, जैसे एम रोम होता है, मास्क्ड रोम, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, और ई प्रोम इरेजेटेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। फिर रैम में आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा रन करता है, इसकी तीव्रता अधिक होती है। मतलब रैम से जो रैम होता है वो रोम से ज़्यादा तेज़ी से डाटा इसमें होता है और यह डाटा को कुछ ही समय तक रख सकता है। और यह वोलाटाइल मेमोरी होती है, यह भी निम्न प्रकार की होती है। मतलब जो रैम मैंने जैसा बताया था कि ये वोलाटाइल मेमोरी होता है, ये आते जाते रहेगा, मतलब ये एक जगह पे खड़ा नहीं रहता। रैम एस रैम होता है स्टैटिक रैम, और डी रैम होता है डायनेमिक रैम। आपको फुल फॉर्म भी याद करना है क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। SD रैम में सिंक्रोनस SD रैम होता है और SDR रैम में सिंगल डाटा रेड SDRM होता है। SD रैम में फ्लैश मेमोरी SDRM होता है और डबल डाटा रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी कंप्यूटर निविष्ट युक्ति दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सहायक है। यानी कि जो बच्चे ब्लाइंड हैं उनके लिए कौन सा सहायक करेगा। माइक्रोफोन, फुट माउस, ब्रेल कीबोर्ड और जॉयस्टिक और स्पीकर। तो देखिए ए और सी इसका। ब्रेल कीबोर्ड तो आपको भी पता है, ब्रेल लिपि सबसे पहले चला था जिसमें बच्चे जो है छू के टच करके ये सब लिखा करते थे या पढ़ते थे। तो इसमें क्या है कि आपका माइक्रोफोन, यानी कि फ़ोन तो मतलब बात तो कर ही सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और तीसरा है आपका ब्रेल कीबोर्ड। तो ये तीनों जो है ब्लाइंड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी। माइक्रोफोन तथा ब्रेल कीबोर्ड कंप्यूटर निविष्ट युक्ति दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सहायक है। देखिए नेक्स्ट है, माइक्रोफोन का काम ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने में किया जाता है। ब्रेल कीबोर्ड विशेष कीबोर्ड होते हैं और जिनमें एकल कुंजियाँ होती हैं जो ब्रेल सेल में प्रत्येक डॉट्स का प्रतिनिधित्व करती हैं।
ब्रेल में एक अक्षर टाइप करने के लिए उपयोगकर्ता उस ब्रेल को वर्ण को बनाने के लिए आवश्यक कुंजियों के संयोजन को दबाना होगा। और ब्रेल कीबोर्ड विशेष रूप से उन उक्तियों के लिए उपयोगी होती है जो ब्रेल वर्णों से परिचित होते हैं और मानक कीबोर्ड की कुंजियों से कम परिचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित आंकड़ा यानी कि डेटा भंडारण क्षमताओं में से लघुत्तम कौन सी है, इसमें बताना सबसे छोटा कौन है। तो 2 KB, 249 बाइट या 0.5 MB या 3 GB। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो KB है वो सबसे छोटा होता है, KB के बाद MB आता है, फिर GB आता है, मतलब बाइट से बन के बना होता है KB, और उसके बाद MB बनता है, फिर GB बनता है। तो हम जानते हैं कि 1 GB बराबर 1024 MB यानी कि मेगाबाइट, और एक मेगाबाइट में 1024 KB होता है। अतः दिए गए प्रश्नों में आंकड़ा भंडारण 2 KB सबसे छोटा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉडकास्ट, मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि बताना है आपको सही क्या है गलत क्या है। तो पहला है पॉडकास्ट अर्थवान विषय वस्तु से युक्त डिजिटल श्रव्य ऑडियो या दृश्य वीडियो फाइलें होती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं आजकल पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, 2 लोग बैठ जाते हैं और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, उसका पॉडकास्ट आता है। दूसरा है हमारा कि ब्लॉग व्यक्तिगत वेबसाइट है जिनमें जर्नल या डायरी से सदृश विषय वस्तु होती है। तो देखिए दोनों इसका सही है। ब्लॉग हम लोग सबको ही देखते हैं कि आजकल ब्लॉगिंग का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, लोग अपने निजी ज़िंदगी के भी बारे में बताते हैं, कोई कहीं घूमने जा रहा है तो उसके बारे में बताया। तो इसका पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चैटबॉट डिजिटीय बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। बिल्कुल अभी देख रहे हैं चैट GPT और ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्या है AI ही तो है, इंटेलिजेंस ही तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही बारे में है वो। अमेज़न का एलेक्सा और एप्पल का सीरी कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण है। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि अमेज़न का एलेक्सा ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, एलेक्सा कॉल हिम, मतलब नाम बताते हैं किसी का तो वो अपने आप कॉल कर देती है। तो ऐसा, या फिर कुछ भी क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं उसका आंसर वो बोल के देती है। और एप्पल का है सीरी, और यहाँ से भी प्रश्न पिछले जो भी हुआ है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मिलान करना था कि इनमें से कौन सी कंपनी का आर्टिफिशियल मतलब AI कौन सा है। जैसे अमेज़न एक साइड दे देगा अमेज़न, एक साइड दे देगा एप्पल, और इस साइड दे देगा आपका एलेक्सा है या सीरी है या बहुत सारे और भी चीज़ें। तो आपको इसको भी याद करना है कि एप्पल का कौन सा है, अमेज़न का कौन सा है और दूसरा कंपनी का कौन सा है। इसमें आपको 4-5 है, उसको याद करके रखना है। तो एप्पल का सीरी है और अमेज़न है एलेक्सा का। तो इसका भी स्टेटमेंट आपका मतलब जो आंसर है वो ए है कि चैटबॉट डिजिटल बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है और अमेज़न का एलेक्सा और एप्पल का सीरी कृत्रिम बुद्धि के उदाहरण है। तो दोनों कथन सही है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी मैं नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं और इनफैक्ट मेरी भी मेमोरी में इतना मतलब मेरी भी मेमोरी फुल हो जाती है, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ अभी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, रोज़ मैं ऐसे आपके लिए एक वीडियोज़ करके ला रही हूँ और आप इतना भी पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको मैं ये नहीं करी कि आप किताब बंद कर दो, एकदम पूरे मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाओ। आप अपनी पढ़ाई करते रहो, लेकिन जो मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ उसको भी आप कान में ईयरफोन लगा के सुनते जाओ। जब भी आप चल रहे हो, घूम रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, टाइम नहीं है, 10 मिनट में आप इसको आराम से सुन सकते हो और देख सकते हो, क्योंकि सुना हुआ चीज़ ना बहुत जल्दी से याद रहता है दिमाग में। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दें। और साथ ही जो PG के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने जो भी नोट्स मतलब लिखे अपलोड किए हुए हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। और एक बच्चे का था कालिदास का प्रतिपाद लिखना था, तो वो भी मैं करवा दूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा मैं खुद बिज़ी हूँ, उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रही है। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ आपका सब कुछ करवा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।